पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में कि रियल में व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। अब देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के दोष कि रियल में जो हम इकोनॉमिक्स की जो दो ब्रांचेस की स्टडी कर रहे थे, व्यष्टि और समष्टि, तो अगर आप स्मॉल लेवल पर उसकी स्टडी करते हैं, पर्टिकुलर प्रॉब्लम, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटी, तो उसका क्या बैड इम्पैक्ट होता है। तो ये है सबसे पहला, इसके निष्कर्ष संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होते कि इससे जो कंक्लूजन निकलता है एटलीस्ट हम उसको होल इकोनॉमिक पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल प्रॉब्लम और होल इकोनॉमिक की प्रॉब्लम में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो अगर हम छोटे लेवल पर ही स्टडी कर करके सोचें कि मैं इस रिजल्ट को पूरे पे अप्लाई कर दूं, तो फिर वो बिल्कुल गलत होगा। और उसके बिहाफ पर उस एक जो पार्ट की जो स्टडी कर रहे हैं हम, उसको अगर मैंने सब पे अप्लाई कर दिया तो पूरी इकोनॉमिक की जो रिसर्च है एटलीस्ट उसके निष्कर्ष बिल्कुल गलत आएंगे। तो छोटे व्यष्टि लेवल पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनको हम बड़े लेवल पर जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान न होना कि यहाँ पर जब आपका लेवल ही बहुत छोटा है, व्यष्टि है, आप माइक्रो लेवल पर स्टडी कर रहे हो, तो जब बहुत छोटा है तो आपको होल इकोनॉमिक के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होगी। जैसे मैं कहूँ कि मेरी पूरी के बारे में आपको करना है और आप केवल मात्र मेरा फेस देखते हो और कुछ देखते ही नहीं हो, तो आप मेरे पूरे के बारे में स्टडी नहीं कर पाते हो। जैसे आपको इंडिया की स्टडी करनी है और आप केवल राजस्थान को देख करके ही बोलते हो ऐसा होगा पूरे भारत में, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान इस स्टडी के बिहाफ पर जो है वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है कुछ आर्थिक समस्याओं के लिए अनुपयुक्त। कुछ हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि जिनका सॉल्यूशन इस लेवल पर स्टडी कर करके पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। जैसे हमारी राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय बचत है, रोजगार है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, कीमत स्तर है, तो ये प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि इनकी स्टडी स्मॉल लेवल पर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े हायर लेवल पर स्टडी करनी पड़ती है और उसके बाद जो है कंक्लूजन निकल करके और जो नेशनल लेवल की प्रॉब्लम्स है एटलीस्ट उसका सॉल्यूशन होता है। अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। इसकी कुछ अनरियलिस्टिक अजम्पशंस है। वो मान्यता ये है कि जैसे पूर्ण रोजगार की कल्पना की तो पूर्ण रोजगार कहीं देखने को ही नहीं मिलता, जबकि इसको जब एनालिसिस करते हैं तो उसमें पूर्ण रोजगार को मान लिया जाता है। दूसरा, रिमेनिंग थिंग्स आर कांस्टेंट, अदर अन्य बातें समान रहने पर, तो अन्य बातें कभी समान नहीं रहती है। इकोनॉमिक एक ऐसी चीज़ है, इकोनॉमिक्स जिसमें कंटिन्यूस चेंजेस होते हैं, डायनेमिक सब्जेक्ट है ये, तो आप कैसे बिलीव कर सकते हो कि अन्य बातें समान रहने पर। तो ये जो अवास्तविक मान्यताएं हैं उसकी वजह से भी ये सिद्धांत सही, ये जो है मेथड स्टडी का वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है समष्टि विरोधाभास समस्याओं का जन्म कि मतलब कभी कभी क्या होता है कि ऐसे पैराडॉक्स क्रिएट हो जाते हैं कि जैसे मैं स्मॉल लेवल पर स्टडी कर रही हूँ और मैं कहूँ कि मेरे पे स्टडी कर रही हूँ, मेरी बचत, इनकी इनकम इतनी, कितना कंजम्पशन, तो ये मेरे पे अप्लाई होता है, मैं सेव करती हूँ ये बेटर है, पर पूरी इकोनॉमिक सेव करने लग जाए तो कहाँ तक बेटर होगा, सेविंग ही सेविंग होगी। मैं कंज्यूम करती हूँ बेटर है, लोगों को रोजगार मिलता है, पर अगर सबने ही कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, सेविंग होगी नहीं तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा। तो ये कुछ पैराडॉक्स होते हैं जो स्मॉल पर अप्लाई होते हैं पर लार्ज पर नहीं, और लार्ज पर होते हैं तो स्मॉल पर नहीं, तो हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर था, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको जो बताया व्यष्टि अर्थशास्त्र की इम्पोर्टेंस, टाइप्स, मीनिंग्स, वो क्लियर हो गया। कुछ आलोचनाएं उस दिन रह गई थी, तो ये है। नेक्स्ट आता है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। इट मीन सेकेंड ब्रांच ऑफ स्टडी इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की स्टडी का सेकेंड जो है वो ये है। तो ये जो आपका मैक्रो शब्द है, मैक्रो की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मैक्रोस से हुई है। द वर्ड मैक्रोस वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मैक्रोस, ग्रीक वर्ड मैक्रोस, मैक्रोस से हुई है और उसका अर्थ है लार्ज, बड़ा। ये मैक्रोस का अर्थ है बड़ा, वृहद स्तर का। तो यहाँ पर इस शब्द का मीनिंग ही है बड़ा और वृहद। तो समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है या ज्ञान की वह शाखा है या अध्ययन की वह शाखा है जहाँ बड़े या बहुत बड़े बड़े समग्रों का अध्ययन किया जाता हो। तो यहाँ पर दे रखा अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें बड़े समूहों अथवा समस्त अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाले तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। मतलब ऐसे फैक्टर्स जिनकी रिलेशनशिप होल इकोनॉमिक से हो, तो ऐसे फैक्ट की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है, दिस इज नॉन एज
मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसको हम मैक्रो के नाम से जानते हैं। तो ये अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसका संबंध किससे होता है, अर्थव्यवस्था के बड़े भाग से होता है, जिसमें लार्ज स्केल पर स्टडी की जाती है, समग्र को लिया जाता है और उसके बिहाफ पर स्टडी की जाती है। तो हमारी इकोनॉमी की कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके बिहाफ पर पॉसिबल हो पाता है, उसके बिहाफ पर नहीं हो पाता। जहाँ मैक्रो चल सकता है, माइक्रो वहाँ नहीं चल सकता था। कुछ लार्ज स्केल की प्रॉब्लम्स होती है। फॉर एग्जांपल आपकी नेशनल इनकम है, आपका टोटल कंजम्पशन है, टोटल सेविंग है, नेशनल जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है। ये ऐसे लार्ज स्केल के जो होते हैं, वहाँ पर अगर हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना है, उस प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करनी है, तो हम वहाँ पर जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेते हैं, क्योंकि ये बिगेस्ट प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है इसमें। अब यहाँ पर जो है इसका प्रकार जो है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समष्टि स्थितिकी। समष्टि स्थितिकी, इट मीन्स लार्ज स्केल के फैक्टर लिए बट एक स्टैटिक पॉइंट पर स्टडी करते हैं। जैसे हमने पहले वहाँ डिमांड और सप्लाई लिया था, यहाँ पर हम नेशनल इनकम, नेशनल कंजम्पशन और नेशनल इन्वेस्टमेंट लेंगे। बट स्टडी का जो पॉइंट होगा वो एक स्टैटिक पॉइंट होगा कि जो समष्टि स्थितिकी है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था द्वारा प्राप्त विभिन्न संतुलनों का जो है, उन संतुलनों की विभिन्न अर्थव्यवस्था का अध्ययन, इसमें अर्थव्यवस्था का अध्ययन साम्य की स्थिति में किया जाता है। तो सबसे पहले जो इसमें वेरिएबल्स यूज होते हैं इस इकोनॉमिक्स में, वो होते हैं नेशनल लेवल के। जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम, नेशनल लेवल और नेशनल कंजम्पशन। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस स्टाइल का बनेगा। आप इस स्टाइल से शो कर रहे हो, ये आपका इन्वेस्टमेंट है और ये है आपका ये। तो ये जो पॉइंट है आपका ई पॉइंट, वेयर वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, हम यहाँ पर इस पर स्टडी करते हैं। तो ये कहलाएगा समष्टि स्थितिकी की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन साम्य की स्थिति में किया जाता है। वेरिएबल्स कैसे लिए हमने, लार्ज स्केल के वेरिएबल्स लिए। अब आता है आपका तुलनात्मक समष्टि स्थितिकी। तुलनात्मक समष्टि स्थितिकी, तो इसमें अर्थव्यवस्था द्वारा प्राप्त विभिन्न संतुलनों की तुलना की जाती है। तुलनात्मक में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि इकोनॉमिक्स के जो आपके वेरिएबल थे लार्ज स्केल के, एटलीस्ट आपको जो उससे 2 संतुलन हुए तो आप उन जो इक्विलिब्रियम होता है एटलीस्ट उनका जो है तुलना करते हो, परंतु प्रक्रिया का अध्ययन नहीं किया जाता। वहाँ आप किसी प्रोसेस की स्टडी नहीं करते हो। तो सपोज कीजिए यहाँ पर हो गया चेंज इन आई। तो अगर चेंज इन आई होता है तो आपका ये जो लेवल होता है C प्लस आई प्लस चेंज इन आई। तो पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, दूसरा ये था। तो यहाँ पर E1 और E0 की स्टडी की जाती है कि नेशनल लेवल की क्या कंडीशन थी और कंजम्पशन की क्या कंडीशन थी, फिर दोनों में कंपैरिजन किया जाता है। तो वेरिएबल लार्ज स्केल के थे, दोनों से इक्विलिब्रियम भी हुआ और उस इक्विलिब्रियम में क्या कंपैरिजन था ये इस तुलनात्मक में एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद है समष्टि स्थितिकी। समष्टि स्थितिकी तुलनात्मक, इसमें क्या किया जाता है, समष्टि तथ्यों में निरंतर होने वाले परिवर्तनों तथा समायोजन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें आपको केवल मात्र कंपैरिजन ही नहीं बताया जाता है, बल्कि पुराने संतुलन और नए संतुलन में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व थे वो एक्सप्लेन किया जाता है। चेंज की प्रोसेस क्या थी वो एक्सप्लेन की जाती है कि पहले किस वेरिएबल में चेंज हुआ, किस फैक्टर में चेंज हुआ, आपको वो भी एक्सप्लेन कर करके बताया जाता है। तो ये जो होता है, ये जो कंटिन्यूस चेंज होने वाले हमारे पॉइंट्स होते हैं, उन कंटिन्यूस चेंज होने वाले पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन कर करके बताया जाता है और फिर कंपैरिजन किया जाता है कि पहले वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट और अभी का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है एटलीस्ट उनमें डिफरेंस क्या है और प्रोसेस क्या थी चेंज होने की। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के टाइप्स थे। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस की, रियल में मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट इसका पॉइंट है कि अनेक समस्याओं का समाधान व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा संभव नहीं, कि हमारी इकोनॉमिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, इकोनॉमिक्स लो या इकोनॉमी लो, इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो बहुत लार्ज स्केल की होती है और उनका सॉल्यूशन जो है वो स्मॉल सेक्टर की स्टडी कर करके उनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला ये है इसका इम्पोर्टेंस कि जहाँ पर वो अर्थशास्त्र की शाखा
सही ढंग से काम नहीं कर पाती थी, सही तरीके से रिजल्ट नहीं दे पाती थी। अब ये ब्रांच जो है वो अच्छे से हमारी इकोनॉमी की बेसिक और लार्ज स्केल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाती है और उसके बारे में अच्छे से आपको बता पाती है। उसके बाद अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने में शायद कि एटलीस्ट हमारे इकोनॉमिक का जो वर्किंग सिस्टम है वो क्या है, वो हम इस इकोनॉमिक्स के थ्रू या इस ब्रांच के थ्रू अच्छे से समझ पाते हैं कि रियल में अर्थशास्त्र में जो हमारा सिस्टम है उसकी कार्यप्रणाली क्या है, प्रोसेस क्या है। तो जब लार्ज स्केल पर स्टडी करते हैं, लार्ज स्केल पर रिसर्च करते हैं, तो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाता है कि प्रोडक्शन ये था, एक्सचेंज ये था, जो आपके तो पब्लिक फाइनेंस वो था और डिस्ट्रीब्यूशन ये था। तो ये सारी स्टडी आपकी क्लियर होकर के सामने आ जाती है। आर्थिक नियोजन में सहायक, अब हमारी गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक प्लानिंग प्रिपेयर करती है, तो उस इकोनॉमिक प्लानिंग में भी हमारी ये ब्रांच है या ये इकोनॉमिक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। क्योंकि नियोजन में क्या होता है, हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का डिटर्मिनेशन करते हैं और उसके बाद एलोकेशन करते हैं रिसोर्सेज का। तो ऑब्जेक्टिव को डिटर्मिनेट होल इकोनॉमिक पे भी यहाँ पर किया जाता है और जो रिसोर्सेज का एलोकेशन किया जाता है वो किस सेक्टर की कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है उसके बिहाफ पर किया जाता है। तो जब कभी इकोनॉमिक पॉलिसी का फॉर्मुलेशन होता है तो वहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक जो होती है वो ज़्यादा यूज़फुल होती है, उसके बिहाफ पर आर्थिक नियोजन आसानी से कर सकती है। किसी भी जो कंट्री की गवर्नमेंट है वो जब भी इकोनॉमिक प्लानिंग प्रिपेयर करती है, इस ब्रांच के बिहाफ पर ही सारी प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स और रिसोर्सेज का लोकेशन होता है। नेक्स्ट आता है आर्थिक नीति का निर्धारण। अब जब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनती है, डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसीज़ बनती है, ट्रेड पॉलिसी है, आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, आपकी पॉपुलेशन पॉलिसी है, एग्रीकल्चर पॉलिसी है, तो जितनी भी आर्थिक नीति का निर्धारण होता है वो उस पर होता है। क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों से डेटास कलेक्ट किए जाते हैं। इकोनॉमिक के हमारे जितने भी सेक्टर्स होते हैं उनसे डेटास कलेक्ट किए जाते हैं और डेटास कलेक्शंस के बाद जो है पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाता है। तो इतनी सारी पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन जो होता है वो इस इकोनॉमिक में आता है, इस ब्रांच में आता है और इसके बिहाफ पर इजी गोइंग जो है वो डिटर्मिनेट हो जाता है हर सेक्टर के लिए एक अलग से इकोनॉमिक पॉलिसीज़। उसके बाद बेरोजगारी का विश्लेषण किया, हमारी कंट्री की जो बेसिक प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, एटलीस्ट उसका सॉल्यूशन भी इस ब्रांच के थ्रू हमें मिल जाता है कि रियल में किसी कंट्री में बेरोजगारी की होती है, लिटरेसी रेट लोअर है, कंजम्पशन का लेवल लोअर है, इन्वेस्टमेंट का लेवल लोअर है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीकनेस तो उस इकोनॉमिक की होती है। तो कुछ बड़े स्तर के कारणों का पता चलता है और जब हम उन रीजंस को पकड़ लेते हैं तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस होने लग जाता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए या कंजम्पशन बढ़ाया जाए या लिटरेसी रेट को हाई किया जाए, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम का जो है वो कुछ हद तक समाधान हो सकता है। उसके बाद है व्यापार चक्रों का कि रियल में ट्रेड साइकिल्स होते हैं वो फ्लक्चुएशन की वजह से क्रिएट होते हैं, अप्स एंड डाउन्स आता है, कभी तेजी का दौर आता है, कभी मंदी का दौर आता है। तो ये हर इकोनॉमिक की प्रॉब्लम है कि ट्रेड साइकिल वहाँ ज़रूर क्रिएट होते हैं, कभी क्राइसिस आएगा तो कभी बूम आएगा। तो ट्रेड साइकिल की स्टडी में भी मैक्रो इकोनॉमिक पावरफुल रहती है, वो उन रीज़न का पता चलाती है जिनके बिहाफ पे ट्रेड साइकिल क्रिएट होते हैं और फिर उनको दूर करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए एफर्ट्स भी लगाए जाते हैं। तो मंदी को भी दूर किया जाता है और तेज़ी पर भी नियंत्रण लगाया जाता है और अर्थव्यवस्था को स्थिरता के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद मौद्रिक समस्याओं का विश्लेषण की, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, हमारी जो मॉनेटरी प्रॉब्लम्स है वो डिफरेंट टाइप्स की है। कहीं टैक्स की बर्डन ज़्यादा है, कहीं टैक्स की बर्डन कम है, कहीं मनी की सप्लाई ज़्यादा है तो कहीं मनी की सप्लाई जो है वो लोअर है, कहीं इंटरेस्ट रेट हाई है तो कहीं इंटरेस्ट रेट लोअर है। तो ऐसी मॉनेटरी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने में जो है ये होता है। और फिर जब मनी की वैल्यू चेंज हो जाती है तो लोगों पर उसका इम्पैक्ट क्या करता है, टैक्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और टैक्स से लोगों को कैसे कम से कम सेक्रीफाइस किया जाए, मॉनेटरी पॉलिसी का डिटर्मिनेशन कैसा हो, फिस्कल पॉलिसी क्या हो, हमारी मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ क्या हो। तो इन सब का जो मौद्रिक प्रभावों, मौद्रिक जो उतार चढ़ाव होते हैं मुद्रा के मूल्य में, उसके दुष्प्रभावों से बचाने में भी ये ब्रांच हमारी हेल्प करती है। उसके बाद जटिल आर्थिक समस्याओं के समाधान में उपयोगी कि कुछ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है और उन क्रिटिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बिहाफ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जैसे नेशनल कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, एक छोटी सी बात है बट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कितना वैरायटी ऑफ मेथड, वैरायटी ऑफ कलेक्शंस, डेटास का क्लासिफिकेशंस और उसके बाद एग्रीगेट्स। तो ये जो कुछ प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पर
वो इकोनॉमिक ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती है, इसी इकोनॉमिक के थ्रू सॉल्यूशन किया जाता है। उसके बाद है व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक, कि जब पूरा देश तरक्की करेगा तो राजस्थान अपने आप ही करेगा, वो वाली बात है। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक है। इसके द्वारा अगर हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक है, अगर मैंने भारत की समस्याओं का पता लगा लिया तो मुझे राजस्थान की समस्याओं का कुछ हद तक अपने आप पता लग सकता है। तो इसका मतलब अगर उसके विकास के लिए एफर्ट्स लगाऊं तो इस स्टेट का डेवलपमेंट अपने आप ही होगा। तो दीज आर द सम पॉइंट्स विच शो द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ कम ऑन द पॉइंट दोष, डीमेरिट्स, कि व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, की रियल में उसमें क्या क्या दोष है, क्या प्रॉब्लम्स रह गई है। तो सबसे पहले व्यक्तिगत इकाइयों के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष भ्रामक। कभी कभी क्या होता है कि हम इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी कर लेते हैं और मेरा खुद का स्टडी कर लिया, लगा लिया और पूरी क्लास के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। कुछ बच्चों के बारे में पढ़ लूँ और फिर पूरी क्लास पे अप्लाई कर दूँ, तो वो गलत होता है। तो यहाँ पर इसकी भी यही प्रॉब्लम है कि राजस्थान के बारे में स्टडी कर करके ऑल इंडिया पे अप्लाई कर दिया, तो वो गलत है। व्यक्तिगत निष्कर्ष व्यक्ति के लिए सही होते हैं, उनको कुछ हद तक काम में लिया जाता है, बट रैंडम सैम्पलिंग भी लेनी पड़ी है। ऑल ओवर जितने भी स्टेट हमारी कंट्री में, वहीं से भी कुछ रैंडम सैम्पलिंग लेकर के हमें स्टडी करनी पड़ेगी, तभी जाकर के उस स्टेट के बारे में हमें पता चलेगा। तो इसकी डिमेरिट्स है कि ये क्या करता है, इंडिविजुअल के जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो कंक्लूजन्स होते हैं, उसको हॉल पर अप्लाई करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद है समूह के मापों में कठिनाई। अब आपने समूह तो ले लिया, ग्रुप्स ले लिया, अब एग्रीगेट्स कैसे करोगे, उनका मेजरमेंट क्या होगा, कैसे क्या किया जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है और रियल में मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं होती। और कभी कभी तो पूरे समूह का माप ही गलत चला जाता है। जब एक समूह का माप गलत चला गया तो आपका पूरा का पूरा जो निष्कर्ष आएगा वो गलत आएगा। उसके बाद है समूह में व्याप्त भिन्नताएं। अब क्या है कि जो हमारे ग्रुप्स हैं एटलीस्ट उनमें भी जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कि अलग अलग कैटेगरी के हैं, अलग अलग लेवल के हैं, अलग अलग इनकम ग्रुप के लोग हैं। अब अगर मैं कहूँ कि प्राइस लेवल में जो चेंज हुए हैं उसका पॉपुलेशन पे क्या प्रभाव पड़ा, तो पॉपुलेशन पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो उनकी मॉनेटरी इनकम के बिहाफ पे पड़ेगा। तो फिर ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो यहाँ पर ये होता है कि समूह में भी भिन्नताएँ हैं। आप जिस कैटेगरी में जिस ग्रुप को ले रहे हो उसमें एक ही कैटेगरी के लोग होने चाहिए, अगर उसमें डाइवर्सिफिकेशन आ गया तो फिर आपकी रिजल्ट गलत आ जाएगी। समूह है एक समान होना चाहिए। उसके बाद है समष्टि विश्लेषण जटिल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इतना ज़्यादा डेटा कलेक्शंस और क्लासिफिकेशंस और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये थोड़ा सा जटिल हो जाता है और गलत भ्रामक निष्कर्ष, कभी कभी गलत निष्कर्ष निकल जाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि सेविंग बढ़िया है, अच्छा है, एक अच्छा है, बेटर है, अच्छा निकला रिजल्ट की सेविंग बेटर है, बट अगर पूरा देश सेविंग करने लग जाए तो फिर आप सोचो कितना गलत होगा, कितना रॉन्ग होगा। मैं कहूँ कंजम्पशन बेटर है, अच्छा कंजम्पशन करो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और आप सभी कंज्यूम करने लग जाओ और कोई सेव ही नहीं करे तो इन्वेस्टमेंट होगा कहाँ से। तो यहाँ पर यह होता है कि आपको किस लेवल की स्टडी करनी है, कैसे डेटा का कलेक्शन करना है, कैसे उनका क्लासिफिकेशन करना है। अगर ये प्रोसेस बराबर रही तो इस इकोनॉमिक में कोई डिमेरिट रहेगी, वरना ये अपने आप में बहुत टिपिकल प्रोसेस है। बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, बहुत प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, और उस ऑर्गेनाइजेशन में भी जो है हाई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने वाले लोगों की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के भी अपने कुछ लिमिटेशंस हैं।